नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने एक तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज महाविकास अघाड़ी ने यानी कि उद्धव ठाकरे ने और उसके साथ-साथ शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जमकर नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला किया। शरद पवार ने तो मजाकिया अंदाज में ही सही, शरद पवार ने कहा कि मैं दरअसल नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि जहां जहां नरेंद्र मोदी ने सभाएं की, जहां जहां उन्होंने रैली की चुनाव के दौरान, वहां वहां हमें जीत दर्ज हुई है, हमें जीत मिली है। तो इसीलिए मुझे नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ साफ तौर पर शरद पवार ने यह भी कह दिया कि अजीत पवार को वापस लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया शरद पवार की तरफ से जब उनसे सवाल पूछा गया अजीत पवार को लेकर कि क्या एक बार फिर से वो एनसीपी का हिस्सा हो सकते हैं या एनसीपी क्या इसमें मर्ज हो सकती है। तो उन्होंने अजीत पवार को वापस लिए जाने के सवाल पर सीधे तौर पर इससे मनाही कर दी। और वहीं उद्धव ठाकरे की हम बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर कह दिया कि जो चले गए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उसकी एक रूपरेखा तैयार करने की यहाँ पर बात की गई, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में वो पूरी तरीके से बिखराव की स्थिति में आ गया है। आप देखिए कि किस तरह से छगन भुजबल जो है उन्होंने कहा कि आप हमें 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, आपने सिर्फ 4 हमें दी और आप हमें उन 48 सीटों पर हारे जीत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ये छगन भुजबल ने साफ तौर पर कहा और कहा कि अगर उन 4 सीटों के लिए अगर हम जिम्मेदार हैं जिनमें से 3 वो हार गए तो फिर उत्तर प्रदेश में जो आपको हार मिली उसकी जिम्मेदारी किसकी है। वहीं आपने एकनाथ शिंदे को भी सुना होगा। एकनाथ शिंदे ने मोदी की तारीफें कर तो की लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक जो मैसेज उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि 400 पार का जो नारा गढ़ा गया वही हमारे लिए हार का कारण एक तरह से बन गया। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन ने जो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, उनका ये कहना था कि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा जो गढ़ा गया उससे भी एनडीए को बहुत नुकसान हुआ है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। और आप ये देखिए कि जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चल रहा है, लग रहा है कि अजीत पवार से किनारा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। यूज एंड थ्रो की अपनी वो पॉलिसी अपनाते हुए लग रहा है कि अजीत पवार से वो किनारा करेगी। और एकनाथ शिंदे को तो आपने सुना ही कि किस तरह से उन्होंने ये बातें कही है 400 पार को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी खुद बीजेपी महाराष्ट्र में पूरे तरीके से 2 गुटों में बटी हुई है और उसके बहुत सारे एमएलए जो हैं वो महाविकास अघाड़ी के। आप ये समझिए कि किस तरह से स्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई हैं और इसी को लेकर यहाँ पर अटैक किया है महाविकास अघाड़ी ने, जो अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह के बयान दिए गए नरेंद्र मोदी की तरफ से इलेक्शन के दौरान लोकसभा के, वही उनके लिए उनकी हार की वजह बना। जिस तरह से मंगलसूत्र, मांस, मछली, इस तरह की बातें जो तमाम कही। और आप ये देखिए कि महाराष्ट्र अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से हम देखें तो दूसरे नंबर पर आता है, 48 सीटें हैं। और जो एनडीए में घटक दल मौजूद हैं उसमें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी महाराष्ट्र से ही आती है, एकनाथ शिंदे की 7 एमपीज के साथ। और ऐसे में जिस तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है बल्कि हम साथ मिलकर आने वाला असेंबली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप इससे समझिए कि आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, अभी फ्लोर टेस्ट होना है, अभी बहुत सारे इम्तिहान नरेंद्र मोदी के सामने हैं। भले ही G7 समिट में जाकर वो वहां पर अपनी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हो, नरेंद्र मोदी ने तो ये भी कहा कि उनकी जीत दरअसल उनकी नहीं बल्कि पूरा का पूरा ये जो लोकतांत्रिक देश हैं उन सब की जीत है। ये इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने की। तो अब लोकतंत्र, संविधान, इस सब की बातें
सताने लगी हैं भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनको पता है कि इस चुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह अगर कोई कुछ बना तो वो था लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई, जो घर घर तक पहुंची। और महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान से लेकर और उत्तर प्रदेश, तीन वो सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को। और यही वजह है कि आरएसएस और तमाम उसके जो घटक दल हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो खुलकर सामने आ रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। और आज आपको पता ही है कि गोरखपुर में मोहन भागवत मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। अभी तक उनकी अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से होने जा रही है। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि उनसे आपस में बनती नहीं है। इस तरह की तमाम बातें, तमाम खबरें आपने सुनी। और ऐसे में मोहन भागवत की उनसे मुलाकात, इसके क्या मायने हैं, आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं। कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 240 उनके पास सीटें आई हैं, डिपेंडेंसी है 2 बैसाखियों पर, और वो एक बैसाखी कभी भी गिर सकती है, आपको पता है, और वो है नीतीश कुमार। इन तमाम टॉपिक्स पर, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर रविकांत जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर रविकांत जी आपका कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल आपसे महाराष्ट्र के हवाले से, महाराष्ट्र में जहां बीजेपी पूरी तरीके से या उसका गठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, आरएसएस ने जहां नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा, अहंकारी कहा, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया लगातार उनके प्रचार में, उसको लेकर उन्होंने तंज किया। और अजीत पवार को लेकर भी बात कही गई है, और उस पर छगन भुजबल ने जवाब भी दिया है कि आप अपनी हार जीत के लिए, हम तो सिर्फ 4 सीटों पर लड़े, बाकी सीटों के लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। शिंदे का वो बयान, देवेंद्र फडणवीस का बयान, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खुद वहां पर नेता 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सांसद और विधायक जो हैं वो महाविकास अघाड़ी के अलग अलग दलों के संपर्क में हैं। और दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और शरद पवार का वो कटाक्ष, कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री का, क्योंकि जहां जहां उन्होंने रैलियां की वहां वहां हमें जीत हासिल हुई है। कैसे देखते हैं अभी फिलहाल की सियासी तस्वीर को आप? शुक्रिया बुशरा जी। पहली बात तो ये है कि जब जहाज डूबने लगता है तो जो उसके यात्री हैं वो धीरे धीरे एक एक करके निकलने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक डूबता हुआ जहाज है, और जो उसकी स्टीयरिंग संभाले हुए थे, जो उसके चालक थे, वो चालक दल के लोग थे, वो इस समय पूरे देश में बेहद अलोकप्रिय हो चुके। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आज की तारीख में देश में। बल्कि सच तो ये है कि आज एंटी एक तरह से लोकप्रियता हो गई है उनकी। ये पूरा जो चुनाव था वो मोदी लहर में नहीं बल्कि मोदी कहर में जाकर के तब्दील हो गया था। और वजह है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, जहां पूरी तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ लगा करके ईडी सीबीआई सब प्रहार करके जो महाविकास अघाड़ी को तोड़ा गया था, और वो सिर्फ महाराष्ट्र में राज्य सरकार बनाने का मामला नहीं था बुशरा, वो दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही किया जा रहा था, जैसे बिहार में किया गया। वहां शिवसेना आपने तोड़ नहीं दी, हाईजैक कर ली, एनसीपी भी हाईजैक कर ली। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोग उसको देख रहे थे, इस पूरे परिदृश्य को। एक चुनी हुई सरकार को लोगों ने जो मैंडेट दिया है, अगर आप उसको हाईजैक करते हैं तो देर सवेर उसका रिएक्शन होता है। और महाराष्ट्र में वही हुआ कि जो पार्टी पिछली बार 41 सीटें जीती थी, उस समय शिवसेना शामिल थी एनडीए में, वो राजनीतिक दल और गठबंधन केवल 17 सीटों पर सिमट गया, जिसमें 9 सीटें बीजेपी को मिली, 7 सीटें आपके शिवसेना को मिली और 1 सीट अजीत पवार को मिली। और बिल्कुल दुरुस्त कहा शरद पवार साहब ने कि जहां जहां नरेंद्र मोदी गए
वहां पर चुनावी शिकस्त मिली बीजेपी की। ये हालत आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। बनारस से चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी और उसके इर्द गिर्द की सारी सीटें बीजेपी हारी है। वाराणसी सीट कैसे जीती गई है ये सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। वो 1.5 लाख का जो मार्जिन है, वही जब प्रधानमंत्री लड़ता है तो गुजरात से लेकर के तमाम और दूसरे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। प्रशासनिक मशीनरी का क्या दुरुपयोग हो रहा था। तो दरअसल ये चुनाव मोदी के विरोध में था। लोग थे, जन सामान्य थे, क्योंकि मोदी ही थे जिन्होंने अब की बार 400 पार की बात की। फिर उनके जो तमाम लग्गू भग्गू चंपू थे वो सब कहने लगे कि हमें संविधान बदलना है। और महाराष्ट्र तो बाबा साहब अंबेडकर की कर्म भूमि है, उनकी पैतृक वो भूमि है। जन्म भले ही उनका मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन वो उनके पुरखों की जमीन है। और मध्य प्रदेश में जो बहुजन वंचित अघाड़ी है उसको लोगों ने छोड़ दिया इस बार। उनके लिए जो वहां का महार है, खास करके सबसे बड़ा तबका दलितों में महार है, वहां जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया बाबा साहब के चलते, वो हो या जो और दूसरी दलित जातियां हैं, उन सब ने छोड़ दिया। प्रकाश अंबेडकर अपनी सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। तो जो समूचा दलित था, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर और उनका संविधान सिर्फ अधिकार का मसला नहीं था, उनके लिए संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, वो सिर्फ अधिकारों की गारंटी नहीं है, वो उनके लिए भावुकता का भी सवाल है कि इसकी रचना, इसके शब्द, इसमें जो सपने हैं वो बाबा साहब अंबेडकर के। इसीलिए जो महाराष्ट्र का दलित था वो एक तरफा नरेंद्र मोदी के खिलाफ होकर के उसने वोट किया और परिणाम सामने है आपके, जहां पर महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली। ये लोकसभा का पूरा परिदृश्य है। और अब मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बन चुका है। और जो आपको आत्मविश्वास दिख रहा है उद्धव ठाकरे के चेहरे में, शरद पवार के चेहरे में, तो ये जो महाविकास आघाड़ी है वो और भी ज्यादा मजबूत हुई। और ये सरकार तो जो 2 बैसाखियों पर चल रही है, मैं तो कई बार कहता हूं ये विक्रम बेताल की कथा हो गई है बुशरा जी। कभी बेतलवा डाल पर वो यहां एक नहीं 2 है। तो मोदी जी किस किस को संभालेंगे और कब कब संभालेंगे। और ऐसे में जब छगन भुजबल भी कहने लगे हैं, यहां उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और 2 लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, योगी जी खामोश हैं, मोहन भागवत और दूसरे संघ के लोग क्या कह रहे हैं कि ये अहंकार की हार है। तो दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है और इसीलिए वो रिएक्शन होने लगा है, क्योंकि मोदी ने सबका मुंह बंद कर रखा था, कोई बोल नहीं सकता था। मोदी ही बीजेपी थी और बीजेपी ही मोदी थी। लेकिन अब ये छद्म, अब ये ब्रांड ध्वस्त हो चुका है और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत वक्त नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी को ढहने में। और नरेंद्र मोदी के अगर हाथ में रहता तो और भी जल्दी ये तहस नहस हो जाएगी। जी, बिल्कुल। और आप ये देखिए कि ये एक अजीब सी बात है कि जो जीत कर आए हैं, जो उन्होंने सरकार बना ली है, उनके चेहरे मायूस हैं और लटके हुए हैं। जो अभी विपक्ष में हैं, जिन्होंने सरकार अभी नहीं बनाई है और अभी इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ शायद बनती हुई नज़र आए, लेकिन अभी तो नहीं है। और वो हँसते हुए, खिलखिलाते हुए उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आत्मविश्वास से भरी हुई है। और ये आत्मविश्वास इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे को हराया है। अगर इस पूरे इलेक्शन में कोई सबसे बड़ी कोई हार है तो वो नरेंद्र मोदी के मैजिक की, नरेंद्र मोदी के चेहरे की, उनके जरिए की गई सियासत की, उनके जरिए उठाए गए मुद्दों की, उन सब की हार है ये। और यही वजह है कि उसी का जश्न अब तक हमें इंडिया गठबंधन बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए और कितनी चुनौतियां बढ़ते हुए देख रहे हैं। आरएसएस खुलकर सामने आ गया है, मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होना, ऐसे वक्त में जब भागवत की मुलाकात अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं हुई है, बल्कि वो उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये उनके अहंकार की हार हुई है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में तो पता ही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनका एक तरह से 36 का आंकड़ा माना जाता है। और ऐसे वक्त में भागवत उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? बुशरा जी देखिए, अब
तलवारें मयान से बाहर निकल चुकी है। अगर आप केवल योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच की बात करें तो एक पॉलिटिकल गॉसिप उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ की गलियों में तैर रहा था कि जिस दिन चुनाव नतीजे आए उस दिन योगी आदित्यनाथ ने फोन किया बधाई देने के लिए मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की पराजय हुई है वो भले ही 33 सीटें जीते हों, लेकिन ये उनकी पराजय है और बड़ी पराजय है। तो वो पराजय का ठीकरा किसके सिर फूटेगा? क्या योगी आदित्यनाथ के सिर फूटेगा? ये जो खेल चल रहा है, और अमित शाह की नजरें तो पहले से लगी हुई है। यहां पे मुख्यमंत्री भले ही योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं वो गवर्न हो रहे हैं केंद्र की सरकार से। 2 साल हो गए हैं जो फुल टाइम आप डीजीपी नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह वही है कि यहां से फाइल होम मिनिस्ट्री जाती है, होम मिनिस्ट्री ओके करती है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, और उसमें यह भी माना जा रहा था चुनाव के पहले कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से आते हैं उसी बहुमत के साथ तो फिर योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक नारा भी चल रहा था कि अगर योगी को बचाना है तो फिर मोदी को हराना है। तो जो राजपूत वोट था वो वोट डालने नहीं गया, वोटर खामोश हो गया। कुछ सीटों पर तो उसने इंडिया अलायंस को वोट किया, जैसे इमरान मसूद को वोट किया, लेकिन अधिकांश सीटों पर वो बैठ गया, घर बैठ गया, वो वोट डालने नहीं गया। इससे एक बड़ा झटका लगा और यहीं पर ठाकुरों की बड़ी सभाएं भी हो रही थी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को बार बार नीचा दिखाया जा रहा था लंबे समय से कि मोदी जी की कार के पीछे पीछे वो दौड़ रहे हैं। ये लगातार जो चीजें चल रही थी उसका रिफ्लेक्शन इस चुनाव में दिखाई पड़ा। अब जब नरेंद्र मोदी उस बहुमत के साथ नहीं आए हैं तो आरएसएस भी उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहा है। हालांकि बुशरा जी, आरएसएस के बारे में मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि जो कह रहा है वही सही है। आरएसएस के बारे में नेहरू जी कहा करते थे कि ये अगर कहें कि हम नॉर्थ जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि साउथ जा रहे हैं। इनके 100 मुख हैं। अगर आज वो कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के अहंकार की हार है तो जरा इस पर विचार कीजिए। मैंने आज ही इस पर एक लेख लिखा है। इसके जरिए उस नरेशन को ध्वस्त किया जा रहा है कि जो नरेशन खड़ा हुआ था कि ये संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। बीजेपी से ज्यादा बड़ी हार आरएसएस की हुई है। जरा इसको गौर करिएगा। आरएसएस की स्थापना का ये 100वां साल है और आरएसएस तो ये चाहता था कि 100वें साल में उसे कोई गुरु दक्षिणा मिले। यानी नरेंद्र मोदी क्या हिंदू राष्ट्र दे सकते थे 100वें साल में आरएसएस को? और बाबा साहब के संविधान को हटाने की बात यूं ही नहीं हुई थी, ये बहुत प्री प्लान्ड था। और अगर कोई ऐरा गहरा एक आधा आदमी बोल देता तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय तो बाकायदा 15 अगस्त 2023 को लिख करके कहते हैं कि अब इस संविधान की जरूरत नहीं है, ये औपनिवेशिक विरासत का हिस्सा है, इसे खत्म कर दिया जाए और दूसरा संविधान लिखा जाए। फिर आपके अनंत कुमार हेगड़े से लेकर के अरुण गोविल तक एक लंबी फेरिस्त है। लल्लू सिंह हो, ज्योति मिर्धा हो, तमाम लोगों ने ये बात कही। तो ये मैं नहीं मानता कि ये जबान फिसल रही थी लोगों की। असल में यही इनकी योजना थी कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर एक नया संविधान लिखा जाए, लागू किया जाए। सावरकर के हिसाब से वो हिंदुत्व का एक पूरा स्टेट बनाया जाए। तो आज आरएसएस इस बात को इसलिए कह रहा है क्योंकि वो इंडिया अलायंस की जीत को रेखांकित नहीं करना चाहता है। वो नरेंद्र मोदी के अहंकार के नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहता है। और एक और बात, इंद्रेश कुमार ने जो कहा कि राम भक्तों को जो अहंकार हो गया था उनको राम ने सबक सिखा दिया, और जो राम के विरोधी थे उन्हें 234 पे आकर के अटका दिया। ये राम ने न्याय किया है। इसका मतलब क्या है? आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप पूरे संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस देश में ये धर्मतंत्र नहीं है
कि राम डिसाइड करेंगे साहब। इस देश का मतदाता डिसाइड करता है किसकी सरकार बनेगी, किसको सबक सिखाया जाएगा, कौन सत्ता में आएगा। आप जो वोटर है उसके उसके सशक्तिकरण को रोकना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं, और पूरे जीत हार को आप राम भक्त बनाम राम विरोधी के दायरे में समेटना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस पर नजर रखने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है कि ये नैरेटिव चेंज करना है इनको, कि ये जीत नहीं हुई है सामाजिक न्याय की, ये संविधान की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये मोदी के अहंकार की हार है। नो, मैं तो बार बार यही कहूंगा कि ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है। विपक्ष तो निहत्था था बुशरा जी, क्या था विपक्ष के पास? आपने अकाउंट सीज कर दिए थे, ईडी सीबीआई के रोज छापे पड़ रहे थे, दो दो मुख्यमंत्री आपके जेल में थे, विपक्ष लड़ कहां पा रहा था? लेकिन लोगों ने अपने कंधों पर उठाया विपक्ष को। राहुल गांधी ने जिस दिन से अपने हाथ में संविधान उठाया, उसी दिन चुनाव की दिशा तय हो गई। अगर इतनी गड़बड़ नहीं होती, मैं बार बार आपके यहां भी कह रहा था कि बीजेपी 200 के ऊपर जाने में उसको पानी भरने पड़ेंगे, और हम सब जानते हैं कि 200 से 240 वो कैसे पहुंचे। तो ये अगर परिस्थितियां नहीं होती तो लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनको पूरे तरीके से नकार दिया था। इस देश का जो माइनॉरिटी है, इस देश के जो दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, उन सब ने तो कमर कस के नकारा, इनको हटाया। लेकिन ये जीत संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की है, धर्मनिरपेक्षता की है, और ये जो नैरेटिव आरएसएस का है कि सब अहंकार की हार है, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और एकदम आपने पर्सपेक्ट जो है वो पूरा बदल कर यहाँ पर रख दिया। और ये आपकी बात बहुत सही है कि दरअसल जो इंडिया गठबंधन ने जो जनता के मुद्दे उठाए, जो उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, ये तमाम जो लगातार जो बात उन्होंने शुरू से शुरू की, वो आखिर तक उन्हीं बातों पर अडिग रहे। किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन हमने नहीं देखा उनके किसी भी बातों में, रैलियों में, ना ही नरेंद्र मोदी की कही गई बातों से वो किसी तरह से मुद्दों से भटकते, ऐसा कहीं नहीं हुआ। और यही वजह है कि इस बार की ये जो जीत है वो जनता की जीत है, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाए गए थे। और ये बात आपने बहुत सही कही कि ये जो एक श्रेय है वो भी वो इंडिया गठबंधन से आरएसएस जो है वो छीन लेना चाहता है, और इसको भी सिर्फ मोदी सेंट्रिक बनाना चाहते हैं कि अहंकार की हो गई, ये कहीं इंडिया गठबंधन की जीत नहीं है। ये दरअसल वो एक नैरेटिव सेट करना चाहता है ताकि इंडिया गठबंधन की जो अहमियत है वो कहीं बढ़ ना जाए। लोगों की जहन में जो एक तरह से उनका भी एक नैरेटिव, एक तस्वीर बदली है, वो कहीं बड़ी ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से, जो मुझे लगता है पहले से ही हो गई है। मेरा सवाल आपसे यह है कि महाराष्ट्र के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, और महाराष्ट्र वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है सीटों के हवाले से जहां सबसे कड़ी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो दो बैसाखियां हैं जिन पर ये सरकार टिकी हुई है, आपको क्या लग रहा है, क्या वो जो बैसाखी है जो अभी ये नजर आ रही है, जो कमजोर होती हुई नजर आ रही है एनडीए के हवाले से, क्या जल्द वो किनारा कर सकती है? मैं बात यहाँ पर नीतीश कुमार की कर रही हूँ। खामोश है नीतीश कुमार, नाराज होते हैं तो खामोश हो जाते हैं। कल कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी उन्होंने, और वो चाहते हैं कि अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है 3 राज्यों के, उसी के साथ बिहार का भी करा दिया जाए, 25 तक का इंतजार ना किया जाए। अगर इनकी तमाम बातों को नहीं माना जाता है तो क्या वो आने वाले फ्लोर टेस्ट या फिर लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है उस सब में क्या कोई बड़ा खेल किया जा सकता है? देखिए बुशरा जी, नीतीश कुमार को उस दिन सबसे बड़ा झटका लगा होगा जब उन्हें रेल मंत्रालय नहीं मिला, लल्लन सिंह को रेल मंत्री नहीं बनाया गया, बहुत छोटे छोटे 2 पोर्टफोलियो उनकी पार्टी को दे दिए गए। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी को चूंकि आंध्र प्रदेश में राजनीति करनी है, वहां सीएम रहना है, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा मसला नहीं है। उनकी निगाहें स्पीकर के पद पर है और वो देर सवेर आएंगी ही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए एक नया ट्रम्प कार्ड खेल रही है कि डी पुरंदेश्वरी का नाम शायद आगे बढ़ा रही है, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, और उन्हें लाकर के भारतीय जनता पार्टी दोनों को उनको संतुष्ट करना चाहती है और अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहती है।
लेकिन असल में जो खेल होना है वो नीतीश कुमार की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी वो खामोशी ओढ़ते हैं तो दरअसल वो कुछ खेल करने की जुगत में होते हैं। जब वो नाराज होते हैं तो फिर साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। चुनाव कराने की बात तो लोकसभा के साथ थी। जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी उसमें एक बुनियादी शर्त यही थी कि विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ कराए जाएं। इससे बाद में लागू नहीं किया गया, हाँ कह करके इसको छोड़ दिया गया, तो नीतीश कुमार तो पहला झटका उसी समय खा गए थे। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हो सकता है कि देर सवेर, ठीक है, मंत्रालयों का बंटवारा है, फिर आगे चल के चीजें देखी जाएंगी। नीतीश कुमार की एक मजबूरी ये है कि वो बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है, उन्हें तेजस्वी के साथ भी बात करनी होगी और जब चीजें अंदर खाने पक चुकी होंगी तब वो कोई डिसीजन लेंगे। नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना फिर से ये कोई ऐसी बात नहीं होगी कि अचानक कुछ हो गया या ऐसा वो नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता हूं नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन वो बिस्मार्क की तरह राजनीति करते हैं कि सारे जो पासे हैं वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि वो चूक कर गए इंडिया अलायंस के साथ क्योंकि कुछ मतभेद हो गए थे, लेकिन अभी भी वो बिहार की लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं और इसलिए बीजेपी के साथ जो उनके अभी मतभेद हैं, और चाहे वो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हो या डिप्टी सीएम हो जिन्होंने कहा कि कोई किंग मेकर नहीं है, जब ये बात आई कि नीतीश कुमार तो किंग मेकर है, अभी एक और मसला आना है कि बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे मोदी जी की नहीं देंगे। तो इसीलिए माना जा रहा है कि अभी 2 4 6 महीने ये जो हनीमून पीरियड है ये गुजर जाए, खेल असली तो तब शुरू होगा। मोदी जी थोड़ा 2 4 और देशों की यात्रा कर लें, इटली तो घूमने गए ही थे, कुछ और जो बचे हुए देश हैं जो 10 साल में नहीं घूम पाए वो थोड़ा सैर कर लें और उसके बाद असली खेल शुरू होगा और नीतीश कुमार उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करेंगे, इतना मुझे लगता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अपमानजनक स्थिति में नहीं रह सकते। बहुत अपमान सह चुके हैं नीतीश कुमार, और जब वो चुनाव प्रचार में बीजेपी का चुनाव निशान लेकर के चल रहे थे तो उसके बाद जो उन्होंने दिखाया कि बीजेपी वहां कम सीटें जीती, नीतीश कुमार को वहां से शायद सिंपैथी मिली। चूंकि मैं बिहार की राजनीति को उतना नहीं बारीकी से समझता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो 12 सीटें उनके पास आई हैं वो दरअसल वही सिंपैथी की वजह से आई। तो नीतीश कुमार हल्के खिलाड़ी नहीं है, वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, चीजों को पकने दे रहे हैं। तेजस्वी की तरफ से चाहते होंगे कि ऑफर आए, बात बने और उसके बाद किसी भी दिन वो पलट सकते हैं, उनको कसम भी खा सकते हैं कि इसके बाद कुछ और नहीं। ये नीतीश कुमार की अपनी राजनीति। जी, क्या महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं कि अगर दिल्ली में कोई बड़ा खेल होता है, तो आपको लग रहा है महाराष्ट्र उसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर, वो आर्थिक राजधानी है देश की। आपको पता है तमाम बड़े कॉर्पोरेट घराने वहाँ पर हैं। ये भी पता है कि अगर हम बात करते हैं फंड्स का, पार्टी का बड़ा हिस्सा एक जो है वो वहाँ से आता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है एक बड़ा खेल अगर दिल्ली में ये सरकार डगमगाती है, गिरती है, हिलती है, तो इसमें महाराष्ट्र एक अपनी बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, क्या आपको लग रहा है ये? नहीं, निश्चित रूप से। और महाराष्ट्र में जो 2 छत्रप हैं, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, मुझे लगता है उसमें शरद पवार की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है। वो बहुत सीनियर लीडर हैं, लंबा एक्सपीरियंस है और तमाम राजनीतिक दलों के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो। जैसे नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़ करके जाते हैं, उसमें बड़ी भूमिका ममता बनर्जी की है। एक मुद्दे पर तलखियां हुई और वो वहां तक मामला चला गया। लेकिन शरद पवार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके उतने ही अच्छे संबंध ममता बनर्जी से हैं, उतना ही नीतीश कुमार के साथ, उतना ही अखिलेश यादव के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी। तो ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में एक बड़ा फेरबदल करने में सक्षम है, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि जिसे हम देश की राजनीति कह रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति कह रहे हैं, उसमें अगर कुछ तब्दीली होती है आने वाले वक्त में, जिसकी संभावना ज्यादा दिखती है, उसमें निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक बड़ी भूमिका अदा करेगा।
बड़ी सीटें तो उनके पास हैं ही, लेकिन शरद पवार जैसा चाणक्य उनके पास है, और वो मुझे लगता है कि उस देश की राजनीति को बदलने में, जो सरकार के बदलाव में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। हो सकता है कि किंग मेकर हो या खुद किंग हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर के भी अटकलें हैं कि शरद पवार एक ऐसा गेम तैयार कर सकते हैं जिनकी लीडरशिप में सरकार बने। नीतीश कुमार भी किंग हो सकते हैं। तो अभी बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना महाराष्ट्र के राष्ट्रीय राजनीति में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। उसमें केंद्रीय भूमिका शरद पवार निभाएंगे ही। वो किंग मेकर होते हैं कि किंग होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, क्या इंतजार इंडिया गठबंधन आने वाले 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों का कर रहा है कि उसके बाद फिर वो कोई बड़ा स्टेप लेगा, वो इस तरह की एक भूमिका इस और ताकत में आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही राज्यों में वो बहुत मजबूत है और ऐसे इस तरह के अभी हालात हैं लोकसभा का इलेक्शन के, अगर अगर नतीजे देखें कि वो सरकार बना सकते हैं इन तीनों राज्यों में, महाराष्ट्र, झारखंड और इसके साथ साथ हरियाणा। और वो क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन इंतजार कर रहा है कि नेचुरली ये जो जो सरकार है वो फॉल करे, ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि उन परिस्थितियों में वो सरकार अपनी बनाए नेचुरली? क्या इस सब का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि वो जब चाहे तब सरकार बना सकते हैं। टीएमसी की तरफ से ये कहा गया, उनके एमपी ने ये दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं, जल्द ही बीजेपी का नंबर 237 और इंडिया का नंबर 240 होने वाला है। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। और महाराष्ट्र में तुम्हें पता है कि जो 7 सांसद हैं शिंदे ग्रुप के, वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें महाराष्ट्र की भी सियासत करनी है और आने वाला वक्त महाविकास अघाड़ी का है। बुशरा जी, ये जो 7 सांसद हैं वो एक शर्त पर बहुत आसानी से आ सकते हैं, और वो होगा कि शरद पवार कोई बड़ी भूमिका अदा करें। देखिए, जो इस देश की खूबसूरती है, उसमें जो विभिन्न राज्य हैं उनकी अपनी जातीय अस्मिता भी है। जैसे बंगाली अस्मिता हो या मराठी अस्मिता हो। आपने कई बार राष्ट्रपति के चुनाव में भी इस तरह की स्थितियां भी देखी होंगी। अगर शरद पवार कोई भूमिका अदा करेंगे तो निश्चित रूप से जो बीजेपी को छोड़ करके दोनों ही पार्टियों के सांसद, भले 1 की संख्या हो 7 की संख्या हो, वो साथ में आ जाएंगे। और उसी तरह से आप देखिएगा कि तृणमूल कांग्रेस, जहां बंगाल है, बंगाल में तो बीजेपी अधर में लटकी हुई है। वो टीएमसी, ममता बनर्जी जब चाहेंगी तब उसको तोड़ देंगे। वहां बहुत क्लियर है, बीजेपी को अगर सबसे पे तगड़ा जवाब इस मामले पर कोई दे रहा है तो वो ममता बनर्जी है। तो ये तो, और अभी देखिए सरकार तो एनडीए की है, लेकिन जो निर्दलीय सांसद थे वो कहां जा रहे हैं? पप्पू यादव हो या महाराष्ट्र के एक सांसद हो, ये सब जा रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो अब 102 हो गई है शायद संख्या कांग्रेस पार्टी की, तो 103 हो गई है। तो सरकार जिसकी है उधर नहीं जा रहे हैं निर्दलीय, निर्दलीय जा रहे हैं जो विपक्ष में। इससे आप समझ सकते हैं कि देश की हवा क्या है, लोगों का रुख क्या है। और जो 3 राज्यों की बात है, 3 राज्यों का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा बुशरा जी कि झारखंड में तो खैर अभी इंडिया अलायंस की ही सरकार है, लेकिन बाकी के जो 2 राज्य हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां बहुत मजबूती के साथ इंडिया अलायंस खड़ा है। हरियाणा में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए। तो इन राज्यों में ये 2 राज्य जो आपने 3 बताए, 2 राज्य निकलते हैं बीजेपी से, तो राज्यसभा में भी उनका जो बहुमत है वो कमजोर पड़ेगा, साइकोलॉजिकल रूप से भी वो कमजोर होंगे। और फिर जो मैंने कहा कि जब डूबता है जहाज तो लोग उतरते हैं, निकलते हैं, भागते हैं। तो जो स्वर आपको जो अभी छोटे छोटे सुनाई पड़ रहे हैं, ये बड़े स्वर में तब्दील हो जाए। तब हो सकता है कि बीजेपी के भीतर जो सेंट्रल लीडरशिप है उसमें से कोई एक स्वर आपको निकल करके बाहर आकर के दस्तक देता हुआ दिखाई पड़े। उसमें नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। तो ये तो है कि 2-4-6 महीने के भीतर एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। दिल्ली में भी इसकी संभावना बन रही है। और मैं तो केवल चेहरा पढ़ता हूं। आप उद्धव ठाकरे की ये मुस्कान देखिए, और मोदी जी का जरा चेहरा देखिए, अमित शाह का चेहरा देखिए, योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखिए, और थोड़ा गडकरी का देखिए।
गडकरी और मोदी जी का भी चेहरा देखेंगे तो गडकरी के चेहरे में एक आत्मविश्वास ही नहीं है, एक एक आत्मगौरव का भाव भी है, एक तरह जीत का भाव है। लेकिन मोदी जी सरकार में रहते हुए भी हारे हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष, समूचा विपक्ष तो जीता हुआ नजर आ रहा है। ये बताता है कि आने वाले वक्त में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जी, बिल्कुल। और उसकी उसकी सुगबुगाहट जो है वो तेज़ हुई है और लग रहा है कि नीतीश कुमार उसकी एक वो क्या कड़ी बन सकते हैं। अभी क्या वो मसलहत के तहत चुप हैं, ये एक सवाल है। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसके बाद उनका लगातार एक तरह का प्रेशर है उनका कि वहाँ पर चुनाव जो है वो जल्द कराए जाएँ, 24 तक का इंतज़ार ना कराया जाए। अगर अभी हम बिहार की स्थिति देखते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है वहाँ पर असेंबली में। अगर राज्य में हम देख रहे हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है और दूसरे नंबर पर बीजेपी आती है। अगर अभी नीतीश कुमार ये देखें कि अगर असेंबली में उनको बीजेपी के साथ नहीं जाना है तो जाहिर सी बात है उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हुए हैं और नीतीश कुमार के हाथों में, दोनों ही हाथों में फिलहाल लड्डू नजर आ रहे हैं और वो जिधर चाहें उधर उनके पास एक तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन जो मंत्रियों के नाम पर या पोर्टफोलियोज के नाम पर जो उनको दिया गया, जाहिर सी बात है वो उससे खुश नहीं है। और ना सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ नीतीश कुमार या जेडीयू बल्कि हम बीजेपी की भी बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। चेहरों की लड़ाई जो है वो भी खुलकर सामने आ गई है। तो बीजेपी के लिए अपना कुनबा बचाना महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सब जगह मुश्किल हो रहा है। और क्या इसकी वजह ये कही जाए प्रोफेसर रविकांत की नरेंद्र मोदी का घट ताकत, उनके चेहरे पर जो जीत की एक गारंटी थी वो खत्म हो जाना, उनका वो मैजिक खत्म हो जाना, यही वजह है कि जो लोग खुलकर उनके सामने बात नहीं करते थे, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे, अब वो सब खुलकर उनके एक तरह से सामने आकर खड़े हो गए हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई जीत का कारण आप थे, आपके जरिए गढ़े गए वो नारे थे जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। हाँ, तो जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की ही है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं और दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने सरकार बना ली है, वो इसी को अपनी जीत मान रहे हैं। लेकिन वो ऑरा जो मोदी जी ने बनाया था कारपोरेट मीडिया के दम पर, हालांकि अभी भी मीडिया तो लगा ही हुआ है। जैसे अभी इटली में एक वीडियो जो आया कि नरेंद्र मोदी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा बतौर भारत के प्रधानमंत्री। ये हम लोगों के लिए बड़ा शर्मनाक है कि इस देश का प्रधानमंत्री इंतजार करे और उसको कोई रिसीव करने के लिए ना आए। लेकिन गोदी मीडिया कभी ये नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया क्या दिखाएगा कि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे सेल्फी ले रही हैं। तो वो विश्व गुरु की छवि गढ़ने में आज भी वो मुब्तला है। लेकिन इस देश के लोगों ने अब इस बात को समझ लिया है। आप जरा उनकी लोकप्रियता को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ही पोस्ट पोल जो सर्वे हुआ था उसमें केवल 32% लोग कह रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जबकि राहुल गांधी को 36% लोगों ने पसंद किया था। आज मोदी जी का कोई वीडियो आए तो शाम तक, जबकि उसके इतने सब्सक्राइबर, इतने फॉलोवर हैं, तो वो लाखों में संख्या पहुंचने में बड़ा वक्त लगता है। लेकिन राहुल गांधी का कोई वीडियो हो तो आपको 2-4 घंटे में ही व्यूवरशिप बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो ये दिखाता है कि लोगों का जेहन बदला है, लोगों की समझ बदली है। जो धर्म की अफीम चटाई जा रही थी, जो झूठ बोला जा रहा था, जो विभाजन पैदा किया जा रहा था, वो अब एक्सपोज हो गया है और लोग उसको अब लेने के लिए स्वीकार नहीं है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब जो नौजवान पीढ़ी है उसको नौकरियां चाहिए। अब जो दलित है उसे अपना सम्मान, अपना प्रतिनिधित्व और स्वाभिमान चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, उनका सम्मान चाहिए। ऐसे ओबीसी के लिए जाति जनगणना चाहिए, उसको नौकरियां चाहिए, उसको आरक्षण चाहिए। ये इशू है। जो अल्पसंख्यक समाज है उसको अपनी सुरक्षा, स्वाभिमान और जो उसके हित है, जो उसका प्रतिनिधित्व है वो चाहिए। जो छलनी किया जा रहा है लगातार, और ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने माइनॉरिटी का एक भी मंत्री नहीं बनाया, एक भी सांसद नहीं है। इससे माइनॉरिटी पर कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन संविधान पर असर पड़ता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सेकुलरिज्म की बात करता है। आपको ये शर्म आनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उससे दुनिया के दूसरे देशों में क्या मैसेज जाता है। आप जब ये कहते हैं कि समूचे लोकतांत्रिक देशों की ये जीत है, तो उसी में ये भी पूछा जाएगा कि कोई भी आपका मंत्री क्यों नहीं है, कोई भी उसमें से सांसद क्यों नहीं है। इसको आप लोकतंत्र की जीत कैसे कह सकते हैं?
कैसे भारत के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जिसमें सामाजिक न्याय है, जिसमें प्रतिनिधित्व की बात है, उस पर आप कैसे नाज कर सकेंगे? इसको आज देश के लोगों ने समझ लिया है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो भी मैंडेट मिला है बुशरा जी, मैं बहुत मुतमईन होकर के कह रहा हूं कि इसमें से आधी सीटें ऐसी हैं जो उस पूरे प्रचार तंत्र के जरिए, सत्ता तंत्र के जरिए, चुनाव आयोग के जो निष्पक्षता नहीं थी उसके जरिए वो सीटें जीती गई हैं। नरेंद्र मोदी को तो केवल रिजेक्शन मिला है और लोग अब नरेंद्र मोदी पर न तो भरोसा करते हैं, न उनकी लोकप्रियता है। बस सरकार चल रही है, लोगों के लिए अब विकल्प जब आएगा, जब उनको फिर मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि इस बार दोगुनी ताकत के साथ वो चोट देंगे नरेंद्र मोदी को और वो लोगों की सरकार बनाएगी। जी ऐसी बिल्कुल। सरकार नहीं और चाहिए जो लोगों का सिर्फ भला करती हो, उन्हें अपनी सरकार चाहिए, उनके अपने अधिकारों को जो देती हो, ऐसी सरकार चाहिए। बिल्कुल, और ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जो नीट के अभी जो एग्ज़ाम बच्चों ने दिया, आप देखिए कि क्या कुछ हो रहा है, कितना बड़ा वो स्कैम है और साफ तौर पे लग रहा है कि ये पेपर लीक तक का मामला है। वो तमाम मुद्दे आप देखें कि विपक्ष किस तरह से इसको ज़ोर-शोर से उठाता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे एग्ज़िट पोल के नाम पर जो स्कैम किया गया स्टॉक मार्केट में वो हो, और जिसको लेकर जेपीसी की माँग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। और इस बार लोकसभा की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई है। और अब जो 24 जून से जो सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें शुरू के 3 दिन शपथ होगी, फिर उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर ये सब कुछ पास कर पाते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनके लिए इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान की झड़ी मैं कह सकती हूँ कि वो उनकी लगने वाली है। क्योंकि इस बार 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव वहां पर मौजूद होंगे, उनकी पत्नी भी उनके साथ होंगी। राहुल गांधी लग रहा है कि मोस्ट लाइकली, जैसा प्रेशर उनके ऊपर है पार्टी की तरफ से, कि वो नेता प्रतिपक्ष होंगे वहां पर। और उसके साथ साथ 240 इंडिया गठबंधन, 237 है अभी, और संख्या उनकी और बढ़ रही है जैसे लोग आते जा रहे हैं। 237 जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, वो वहां पर होंगे, एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को, एनडीए की सरकार को नाको चने चबा सकते हैं। इस तरह की स्थिति वो बनवा सकते हैं, ये साफ तौर पर ये दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, आने वाली लोकसभा का जो अभी सत्र पहला इस सरकार का होगा, आपकी निगाहें किस चीज पर लगी होंगी प्रोफेसर रविकांत? आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होगा देखना? अभी तो निश्चित रूप से कि स्पीकर कौन होता है, इसी पर नीतीश कुमार की भी निगाहें होंगी, चंद्रबाबू नायडू की भी होंगी, पूरे देश की होंगी, और विपक्ष किस तरह से हमला करता है, क्योंकि इस बीच में कई मुद्दे सामने हैं। कश्मीर में किस तरह से 3 दिन लगातार आतंकवादी हमले हुए। आपने कहा कि नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई, धारा 370 खत्म करने से आतंकवादियों की कमर टूट गई, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और सरकार उसमें नाकाम साबित हुई है। तो एक ये भी बड़ा सवाल होगा, नीट का बहुत बड़ा इशू है, और इस बीच में नरेंद्र मोदी की अभी तो बहुत इम्तिहान होना है। अभी तो नीतीश कुमार क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। तो यही कुछ मुद्दे हैं। विपक्ष हमलावर होगा और उसके अलावा नरेंद्र मोदी की अपनी परीक्षा हर स्तर पर होनी है, चाहे उन्हें एनडीए को एकजुट रखना हो या लोकसभा स्पीकर के समय तो चीजें और भी ज्यादा खुलकर के सामने आएंगी। और फिर योगी आदित्यनाथ बनाम जो चल रहा है अमित शाह का, वो भी एक एपिसोड है, वो आगे चल करके कुछ खेल करेगा। जी बिल्कुल, ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। और लोकसभा का जब सत्र शुरू होगा तो आप ये देखिएगा, इस बार ये वो नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी कि जैसे आपने देखा था कि 140 सांसदों को किस तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो पास करवा लिए गए थे। तब विपक्ष कमजोर था, लेकिन अभी विपक्ष बेहद मजबूत है और जनता ने एक तरह से एक बदलाव की बयार थी इस इलेक्शन में, और जनता ने विपक्ष के हक में, इंडिया गठबंधन के हक में फैसला किया। यह हमको पता है कि वहां कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, उसके बावजूद भी कैसे इंडिया गठबंधन इतनी सीटें लाने में कामयाब रहा। अगर ये वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, ये इलेक्शन कमीशन ने अगर उसी तरीके से काम किया होता जैसे उसे करना चाहिए था, तो आपको पता है कि अभी सरकार किसकी होती और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी होती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर